Hello students, welcome to the D chemistry classes. I am Deepen Kumar and today I am going to discuss aldehyde ketones and carboxylic acids. तो पिछले वीडियो में आपने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ लिया था। अब हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। यहाँ पे 4 मेथड हैं। पहला मेथड आपका है एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड जो आपका होता है वो ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड के प्रेजेंस में कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका R2CD जो है सेम ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है एल्काइल नाइट्राइल, यानी कि जो साइनाइड्स होते हैं उन्हें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये मेथड हम प्रीवियस चैप्टर में भी आपको डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो नाइट्राइल है सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स के साथ में ईथर के प्रेजेंस में ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, एक एडक्ट बनता है जिसमें सारी स्पीसीज आपकी ऐड हो जाती हैं। देन उसके बाद में एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो जो आपका एडक्ट है वो एक आपका एल्काइल फिनाइल कीटोन बनाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका फिनाइल ग्रुप है, ये आपका एल्काइल ग्रुप है और ये आपका कीटोन है। तो ये आपका पहले बनाता है। उसके बाद में अगर बेंजीन को हम एसिल क्लोराइड या फिर फिनाइल एसिल क्लोराइड से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो भी आपका एल्काइल फिनाइल कीटोन बन जाता है। और ये जो आपका रिएक्शन है एक नेम्ड रिएक्शन है जिसे हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे मेंशन भी किया है, देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पे एल्कोहल जो है आपके वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्कोहल है। सारे एल्कोहल्स का रिडक्शन आपका कीटोन में नहीं होता है। यहाँ पे केवल आपके सेकेंड डिग्री अल्कोहल यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं उन्हें आप रिड्यूस कर सकते हैं कीटोन में। और जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है वो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो ये आपके प्रिपरेशन मेथड हैं, इनसे आप कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर इनको हम इस तरह से पढ़ेंगे ताकि जो भी आपके रिएक्शन हैं वो कहीं भी कंप्लीट द रिएक्शन या फिर आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए या आइडेंटिफिकेशन बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं थ्योरेटिकल आपसे हो जाएं, तो इनको बहुत अच्छे से रीड करिएगा। नेक्स्ट आपका है, इसमें कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं जिनको आपको लर्न रखना है, जिनसे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस में या फिर असर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन दैट ऑफ द कंपेरेबल मास ऑफ एल्कोहल, यानी कि जो आपके एल्कोहल्स होते हैं उसके कंपेरेबल मास वाले उनसे एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो कम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है ये CH3 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 CH2 CH2 OH, यहाँ पे आपके 3 कार्बन एटम है, ठीक है, एल्कोहल है। और यहाँ हमने 2 और यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड आपको मेंशन किए हैं, एक आपका एल्डिहाइड है, दूसरा आपका कीटोन है। दोनों में भी आपके 3-3 कार्बन हैं, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन सेम है। बट यहाँ पर ये एल्कोहल है और वहाँ पर वो एल्डिहाइड और कीटोन है। तो यहाँ जो एल्कोहल है आपका ये आपका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट के साथ में होगा, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे? एल्डिहाइड और कीटोन से। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं? ये प्रीवियस एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक चेन की लेंथ इंक्रीज होती है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द ऑर्गेनिक चेन। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में CH3 CHO, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। और वो उधर जो लिखा हुआ है CH3 CH2 CHO, यहाँ पे 3 कार्बन है। तो आपका कम कार्बन एटम वाला, यानी कि इसमें शॉर्ट ऑर्गेनिक चैन है, तो ये आपका हाईली सोल्यूबल होगा वाटर में इससे, ठीक है, ये कम सोल्यूबल होगा। और यहाँ पे अगर कीटोन का एग्जांपल लें तो कीटोन में भी देख लेंगे यहाँ पे जो ऑर्गेनिक चैन है कितनी लेंदी है, ठीक है। वहाँ पे देख सकते हैं उसमें आपकी ऑर्गेनिक चैन, ये आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके एक साइड में लेंदी है, बट यहाँ पे दोनों तरफ सेम है। तो यहाँ पर ये कम ऑर्गेनिक चैन वाला है कीटोन, तो ये आपका हाईली सोल्यूबल हो जाएगा उस वाले कीटोन से। तो यहाँ पे कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है और ये मल्टीपल चॉइसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इस पे केमिकल रिएक्शंस ऑफ कीटोन। जो आपके कीटोन हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, इसमें सबसे पहला आपको पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अभी तक आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैच करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है। और कैसे करता है?
परपेंडिकुलरली अटैक करता है। यहाँ पे देख सकते हैं, मान लेते हैं ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा इस तरह से तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पहले से पता है कि जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का भी आइडिया लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये आपका क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, या इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ठीक है। और ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये हमेशा परपेंडिकुलरली अटैक करता है, ध्यान रखिएगा। ये मल्टीपल चॉइसेस में आपसे पूछा भी आ सकता है। जब ये अटैक करता है तो एक इसमें इंटरमीडिएट बनता है, देख सकते हैं इस तरह से होता है ये आपका बी हो गया, ये ए है, ये आपके ग्रुप्स हैं। एल्काइल भी हो सकते हैं, आपके हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। ये नेगेटिव चार्ज रिटेन रहेगा और ये आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो ये एक इंटरमीडिएट इसमें फॉर्म होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। अब इस पर क्या होता है, जो आपका प्रोटॉन है इससे प्रोटोनेशन भी होता है। तो प्रोटोनेशन में क्या होता है, ये स्टेप आपका रिवर्सिबल है, ध्यान रखिएगा, साथ में स्लो भी है। तो यहाँ पर जब प्रोटोनेशन कराते हैं तो प्रोटॉन जो है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है उसको जाके अटेंड कर लेता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका प्रोटॉन है ये यहाँ इस सेंटर को अटैच कर लेगा। तो आपका जो कंपाउंड है वो इस तरह से हो जाएगा OH। ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये आपका एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन में से जो भी है, और ये आपका B हो गया। एक चीज़ यहाँ पर और मैं बता दूँ आपको कि यहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए जो आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसकी एग्जैक्ट शेप क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट शेप आपकी बनी हुई है, ये देखिए इंटरमीडिएट जो आपका है उसकी शेप क्या होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम इसको प्लेन बॉन्ड्स में बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं, A एंड B, ठीक है। ये आपका एक एबव द प्लेन होता है, दूसरा आपका बिलो द प्लेन रहता है। और ये ध्यान रखिएगा इसकी जो लोकेशन आपकी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में होगी वही यहाँ पर भी रहेगी। इसको हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। ये जो आपका मॉलिक्यूल बनाया है हमने ऑर्गेनिक कार्बोनिल कंपाउंड, ये देखिए A ऊपर है B नीचे। इसमें अगर इस तरह का है तो यहाँ पर एक आपका एबव द प्लेन रहेगा, जो आपका यहाँ एबव द प्लेन था वही आपका यहाँ भी रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है एक नोटेबल कॉन्सेप्ट है जिसे आपको लर्न रखना है। एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो आपके ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में कीटोन से। तो ये जो आपका रिएक्टिविटी का रीज़न है वो इलेक्ट्रॉनिक या फिर स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है। तो यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल मेंशन किए हैं। एक आपका फॉर्मल्डिहाइड है, एक आपका एसिटल्डिहाइड है और एक आपका एसीटोन है यानी कि कीटोन है। यहाँ पर ये दोनों एल्डिहाइड हैं, ये आपका कीटोन है। अब यहाँ चलते हैं, सबसे पहले आपका फॉर्मल्डिहाइड में देखते हैं। फॉर्मल्डिहाइड में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कोई भी इस कार्बोनिल कार्बन से ये जो आपका कार्बन है, ठीक है, इसको हमने ग्रीन स्टार किया है, ये आपका कार्बोनिल कार्बन बोला जाता है। तो जिन्हें कन्फ्यूज़न है कि कार्बोनिल कार्बन क्या होता है वो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है इससे कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं अटैच है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ दोनों जगह हाइड्रोजन है तो यहाँ पे नो बल्कि ग्रुप, यहाँ कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। चाहे तो यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं नो बल्कि ग्रुप
नो हिंड्रेंस। ठीक है, दूसरा है आपका एसिटल्डिहाइड। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपका कार्बोनिल कार्बन है इस पर एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, इसको हमने ग्रीन सर्किल कर दिया है। ये आपका एक बल्कि ग्रुप है, एक बल्कि ग्रुप है तो इसमें थोड़ा सा हिंडरिंग एबिलिटी आ जाएगी और हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल आएगा इस पर अटैक करने के लिए वो थोड़ा सा इससे क्या करेगा, रिपल करेगा, क्योंकि ये भी आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया होगा कि जो आपका एल्काइल ग्रुप होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो ये थोड़ा सा क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को हिंडर करेगा, उसके अप्रोच को थोड़ा सा कंट्रोल करेगा, उसको आने से रोकेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है कीटोन। तो कीटोन में देख सकते हैं ये जो आपका कार्बोनिल कार्बन है इस पर दो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, एक ये CH3 एक ये CH3। तो यहाँ पर जब दो बल्कि ग्रुप हैं तो इसका जो स्टीयरिक हिंड्रेंस है, ठीक है, ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये ज़्यादा स्टीयरिक हिंडर है और ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक है इसको और ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, हिंडर करेगा, यानी कि उसको उसके अप्रोच को कंट्रोल कर लेगा, रोक देगा। तो यहाँ पर अगर हम ये इसको ऑर्डर में अरेंज करना चाहें, यहाँ पे उधर लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑर्डर आएगा। सबसे फास्ट रिएक्ट ये करेगा, उसके बाद में मीडियम रिएक्टिविटी इसकी हो जाएगी और सबसे स्लो रिएक्ट ये करेगा। तो इस पे जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, मल्टीपल चॉइस या फिर रिसर्च रीजन टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, बेंजल्डिहाइड इज लेस, यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, बेंजल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन, यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं, लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन प्रोपेनल। ठीक है, क्यों है ये आपको बता दें। देखिए बेंजल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर है, बेंजल्डिहाइड में रेजोनेंस होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका बॉन्ड है ये यहाँ पहले शिफ्ट होता है, फिर जब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है कार्बन पर तो ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन ये फॉरवर्ड हो जाते हैं और फिर जब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो ये ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाती है। तो इसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका बनता है, वो कुछ इस तरह का होता है और रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये इस तरह से एक बॉन्ड बनता है, ये कि ऑलरेडी पहले से था, ये इस तरह से एक इसमें स्ट्रक्चर जनरेट होता है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस इसमें है, यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो ये तो आपका बेंजल्डिहाइड था, इसमें रेजोनेंस था, यहाँ पे लिखा जाएगा इसमें रेजोनेंस है। ठीक है, और जो प्रोपेनल जो है आपका, प्रोपेनल का मतलब हो गया 3 कार्बन वाला आपका एल्डिहाइड, इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं नो रेजोनेंस। अब बात आती है ये इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ से आ गया, तो उसको भी समझ लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक की बात की जा रही है वो आपका ये जो कार्बन है, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन, इसको लेकर की जा रही है। अब इसमें इसको लेकर कैसे की जा रही है समझ लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक की बात की जा रही है, यहाँ पर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जो आपका ये कार्बन है कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब कितनी कम इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कितना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो देखते हैं यहाँ पर जब ये आपका जो कार्बन है जब रेजोनेंस इसमें होता है तो इसके थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। बट यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेंटेन हो जाती है, जिसकी वजह से लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए भी ये वीक हो जाता है। यहाँ पर इतनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक कर सकता है। इसी नोटेबल कॉन्सेप्ट को अगर हम थोड़ा सा दूसरे वर्ड्स में कहें तो हम ये कह सकते हैं बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दैन प्रोपेनॉल।
ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है। तो ये जो आपका कार्बन है, ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी इसके कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस के थ्रू मेंटेन हो रही है। तो आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। और ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस के लिए, तो इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए अगर नोट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका है एडिशन रिएक्शंस, अभी हम स्टडी कर रहे हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, तो उसमें देख सकते हैं जो हाइड्रोजन साइनाइड है, उसमें जो साइनाइड है वो एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है यहाँ पे। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होती है। सबसे पहले जो आपका कार्बोनिल कार्बन है वो थ्रो करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसकी तरफ, और ये तुरंत इस पर आकर अटैच हो जाता है। तो ये आपका एक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, जैसा कि अभी प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो आपका प्रोटॉन है ये कहाँ अटैक करता है, ये आपका इस कार्बन इस इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन को अटेंड कर लेता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है जो कि आपका एल्डिहाइड के करस्पॉन्डिंग होता है। अब देखिए अगर बात आती है कि यहाँ पर अगर कीटोन ले लिया जाए तो तब भी हो जाएगा। कीटोन के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है उसको हम क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो हाइड्रोजन जब आपका एल्काइल से रिप्लेस हो जाएगा तो ये बिल्कुल कीटोन की तरह आपका हो जाएगा। और जो भी ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है बिल्कुल सेम वे में होगा जैसे कि एल्डिहाइड में हुआ था। अब एक चीज़ और आपको बता दें कि जो एल्डिहाइड का केस है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि एल्डिहाइड के केस में जो आपकी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होती है। और अगर कीटोन यहाँ पर आप लेते हैं तो कीटोन के केस में ये जो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका जो इक्विलिब्रियम है बैकवर्ड थोड़ा सा ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे मेंशन भी किया है हमने, the equilibrium shift towards the forward more aldehyde than that of ketone, यानी कि जो कीटोन्स होते हैं उनमें स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मैंने इस रिएक्शन में 2-3 नई बातें बताई हैं जिनको मल्टीपल चॉइसेस में आप देख सकते हैं एग्जाम्स में, तो बेटर है इसको बहुत अच्छे से लर्न रखिएगा, और अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो सोडियम बाइसल्फाइड में जो बाइसल्फाइड है वो सबसे पहले क्या करता है, अटैक करता है, देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये आपका इस तरह से जो आपका कार्बोनिल कार्बन है वो थ्रो करेगा ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन, और ये आपका यहाँ अटैक करेगा। और ये जो सोडियम है जैसे ही ये साइमल्टेनियसली होता है, यहाँ पर Na+ जो आपका बनता है, या इसको हम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये इसको तुरंत अटेंड कर लेता है। जैसे ही इस पर नेगेटिव चार्ज आता है ये इसको अटेंड कर लेता है और ये बना लेता है। अब यहाँ पर होता क्या है, प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। ये जो प्रोटॉन है ये इस ऑक्सीजन को मिलता है और सोडियम आपका इसके साथ चला जाता है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर ये जो सेकेंड स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके कंपैरिजन ये डिफरेंट भी है, यहाँ पर प्रोटोनेशन होता था बट यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। कब होता है, जब सोडियम बाइसल्फाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है उस पर होता है। नेक्स्ट आपका है एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल को जब ऐड करते हैं किसी एल्डिहाइड पर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हेमी एसिटल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर उसको फिर से जब प्रोसीड करते हैं एल्कोहल और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड में, तो वो आपका एसीटल बनाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका एसीटल है उसमें 2 एल्कोक्सी ग्रुप हैं, ठीक है। यानी कि जो कार्बोनिल कार्बन है उसकी 2 वैलेंसी एल्कोक्सी ग्रुप से बैलेंस हो रही हैं। तो ऐसे केस में जो आपका कंपाउंड बनता है उसे हम एसीटल बोलते हैं, ठीक है। और अगर कहीं कार्बोनिल कार्बन की एक ही वैलेंसी आपकी एल्कोक्सी ग्रुप से बैलेंस हो रही हो तो उसे हम हेमी एसिटल बोलते हैं। हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है, हेमी एसिटल। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ केवल आपका 1 एल्कोक्सी ग्रुप है, वहाँ 2 थे, ठीक है। वहाँ सारी बैलेंसी जो बची हुई थी उसकी कार्बोनिल ग्रुप की वो बैलेंस हो रही है एल्कोक्सी ग्रुप से, तो उसको हमने एसिटल बोल दिया। और यहाँ पर एक ही बैलेंसी बैलेंस हो रही है इसलिए इसको हाफ एसिटल बोलें या फिर हेमी एसिटल बोलें, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर
ये जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है ये हेमी एसिटल क्यों है, इसका रीज़न भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, अगर कीटोन हम लेते हैं और कोई आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल ले लिया जाए तो यहाँ पर जो आपका एसिटल बनता है, ठीक है, एसिटल तो यहाँ नहीं बनेगा, इसको हम कीटल बोलेंगे क्योंकि कीटोन से बना है। अगर ये एल्डिहाइड से बना होता तो उसको हम एसिटल बोलते हैं। यहाँ पर अगर एल्डिहाइड होता तो यहाँ पर आपका आर की जगह एच होता तो इसको हम साइक्लिक एसिटल बोल सकते थे। अभी यहाँ पर कीटोन से बना है तो साइक्लिक कीटल बोलेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपका ऑक्सीजन है ये एक ऑर्गेनिक ग्रुप से अटैच है, ये भी आपका ऑक्सीजन ऑर्गेनिक ग्रुप से अटैच है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये दोनों आपकी जो बैलेंसी हैं कार्बन की, कार्बोनिल ग्रुप की, ये दोनों एल्कोक्सी ग्रुप से ही बैलेंस हैं। बट ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको साइक्लिक कीटल बोल दिया गया। इसका जो जनरल नेम है एथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल, क्योंकि ये एथाइलिन ग्लाइकॉल एंड कीटोन के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के थ्रू बना है। तो आई थिंक ये जो तीनों एडिशन रिएक्शंस हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। बहुत ही केयरफुली इसको वॉच एंड लिसन करिएगा ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आए और वो आपसे छूटने ना पाए। नेक्स्ट आपका है एडिशन ऑफ NH3 एंड इट्स डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमने एक कॉमन रिएक्शन लिख रखी है, देख सकते हैं यहाँ पे, इसको आपको लर्न रखना है। जो इतना रिएक्शन है ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है। यहाँ पर ये आपका एल्डिहाइड है, अगर इसको कीटोन में करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए एल्काइल ग्रुप से, तो वो भी आपका सेम वे में इसी तरह से आएगा। तो यहाँ ये आपका क्या है, ये आपका एक अमोनिया का डेरिवेटिव है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है Z से, और Z आपके ये इतने ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो देख सकते हैं जब ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड इससे रिएक्ट करता है तो पहले ये इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, यहाँ Z, ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं, और ये आपका एक एमीन बनता है, एमीन सिस्टम बनता है। एमीन बहुत ढेर सारे आपके कंपाउंड्स हो सकते हैं और लास्ट में आपका वाटर बनता है। अब हम क्या करेंगे, ये जानेंगे कि Z इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे NH3 की हमने बात की थी, अगर आपका ZH है तो आपका वो NH3 हो जाएगा। यहाँ पर Z की जगह पर अगर H रखेंगे तो NH3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है NH3 अगर आप लेते हैं तो आपका प्रोडक्ट बनेगा एमीन, यानी कि जहाँ पर Z है, ठीक है, ये आपका ये जो Z है यहाँ पे ये केवल आपका NZ होगा, ध्यान रखिएगा, NZ, ठीक है। और ये जो Z है आपका यहाँ पे जो हमने मेंशन किया है ये Z आपके इतने ढेर सारे हैं, ठीक है। तो ये जितना भी आपका Z ग्रुप है उसमें क्या क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, आपका फिनाइल एनिलीन हो सकता है। तो देखिए अगर R है तो उसमें सिर्फ बेस बनता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आपका आ सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एनिलीन अगर लेते हैं यहाँ पर, फिनाइल हाइड्रोजीन अगर लेते हैं तो फेनिल हाइड्रोजोन बनता है, ठीक है। और एक और आपका है ऑक्सीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2,4-DNP डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रैक्टिकल एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो ये आपको ग्रुप्स लर्न रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके मेन नेम भी मेंशन कर दिए हैं। अगर ये आपका Z को ये रिप्लेस करता है तो फेनिल हाइड्रोजीन होगा, अगर OH रिप्लेस करता है तो हाइड्रोक्सिल एमीन होगा, और अगर NH2 से रिप्लेस होता है तो हाइड्रोजीन होगा, और अगर ये आपका ग्रुप है डाइनाइट्रोफेनिल ग्रुप से अगर रिप्लेस होता है तो यहाँ पर 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन होगा, ठीक है, 2,2,4-DNP बोलते हैं इसको। और यहाँ जो आपका प्रोडक्ट बनेगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बनेगा। नेक्स्ट आपका है NHCONH2। अगर ये NHCONH2 को मतलब Z जो है इससे रिप्लेस होता है तो यहाँ पर सेमी कार्बाजाइड बनेगा। जो आपका ये कंपाउंड है यहाँ पर सेमी कार्बाजाइड बोला जाएगा, और सेमी कार्बाजाइड प्रोडक्ट क्या देगा, सेमी कार्बाजोन देगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको लर्न रखना है, एक टेबल है, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ये जो आपका एडिशन ऑफ NH3 एंड इट्स डेरिवेटिव वाले रिएक्शंस हैं इनमें, तो उसको नोट कर लीजिए और लर्न भी कर लीजिए। जहाँ पे हमने ग्रीन मार्क किया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत ही ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा। ये आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स में या फिर किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में
ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्लीमेंसन रिडक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन ऑफ कीटोन्स में ही आपका है। तो एक चीज आपको बता दें, ये जो क्लीमेंसन रिडक्शन है आपका, ये एक नेम्ड रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, ये आपका एक नेम्ड रिएक्शन है। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन आपके जो हैं वो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप मेथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। मेथाइलिन ग्रुप बोलते हैं CH2 ग्रुप को। तो इसमें चाहे आपका एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये आपका हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो क्लीमेंसन रिडक्शन है, इसमें आपको जानना ये जरूरी है कि जो आपका रीजेंट है वो क्या है, वो आपका जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक अमलगम ZnHg। तो देखिए, कभी भी अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि आइडेंटिफाई द नेम रिएक्शन, कहने का मतलब है कि इसका नेम क्या है और आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। तो आपको जो आपका रीजेंट है, इससे आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका रीजेंट है क्या है, ZnHg, यानी कि जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। और अगर इधर आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो, तो तुरंत आप समझ जाइए कि वो आपका क्लीमेंसन रिडक्शन ही होगा, ठीक है। तो उसके थ्रू आप इस तरह के जो भी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो कर लेंगे। तो इसमें ध्यान रखिएगा, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl, ये आपका क्लीमेंसन रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट आपका है वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। वोल्फ-किस्लर रिडक्शन क्या है, थोड़ा सा चेंज है इसमें जिंक अमलगम है, इसमें आपका हाइड्रोजीन लिया जाता है, ठीक है, NH2NH2 हाइड्रोजीन, और इसमें एक बीच में इंटरमीडिएट बनता है जो कि आपका इमीन होता है, जो अभी इससे प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन है, इसमें इमीन का फॉर्मेशन होता है, और देन उसके बाद में बेस के प्रेजेंस में ये आपका हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस एज बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है। तो यहाँ इसमें और इसमें केवल इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पर जिंक अमलगम था, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजीन है और आपका KOH है, ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट बनता है बीच में। तो इसको मैंने इसलिए मेंशन कर दिया है, कभी कभी पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्ड रिएक्शन इन्वॉल्व इमीन एज इंटरमीडिएट। तो आपको अगर ये आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया यहाँ पे। तो ये भी आपका जो आपका वोल्फ-किस्लर रिएक्शन है, ये भी कार्बोनिल ग्रुप को मेथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट करता है, यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन को हाइड्रोकार्बन में, उन्हीं के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर केवल आपका रीजेंट जो है डिफरेंट है और आपके नेम भी डिफरेंट है। तो आई थिंक इसमें लर्न करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा तरीका है कि केवल आप रीजेंट पे टारगेट रखें, बाकी जो आपके एल्डिहाइड कीटोन है वो सेम प्रोडक्ट ही बनाने हैं, चाहे आपका क्लीमेंसन रिडक्शन हो या फिर आपका वोल्फ-किस्लर रिडक्शन हो। नेक्स्ट आपका है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो यहाँ पे एक चीज आपको पहले बता दें कि जो एल्डिहाइड होते हैं उनका तो बहुत ही इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है, बट जो कीटोन आपके होते हैं उनका इतना आसान नहीं होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कीटोन हैं उनको ऑक्सीडाइज केवल विगोरस कंडीशन में ही किया जा सकता है। विगोरस कंडीशन का मतलब है कि बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ही ऑक्सीडाइज होते हैं। तो मैंने यहाँ पे नीचे आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेंशन कर रखे हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में देख सकते हैं नाइट्रिक एसिड है, KMnO4 है, K2Cr2O7 है, ठीक है। जो आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसमें टॉलरेंट एजेंट है, फेलिंग सोल्यूशन है, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी कीटोन है इनका ऑक्सीडेशन विगोरस कंडीशन में ही होता है। विगोरस का मतलब है बहुत ही हार्ड कंडीशन में ही इनका ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है। अब बात आती है उसके अलावा इसमें कौन कौन सी चीजें होती है। देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन आपका होता है इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड आपका क्या होता है, ब्रेक होता है, और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इनका ऑक्सीडेशन होता है। जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं करस्पॉन्डिंग कीटोन के, वो आपके कम कार्बन वाले होते हैं। कह सकते हैं कि लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि जितने कीटोन में कार्बन होते हैं उससे कम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें
फॉर्म होते हैं। और इसमें मिक्सचर एक बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसे होता है। यह देख सकते हैं, ये आपका कीटोन है, ठीक है। ये आपके जितने भी हैं कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें होगा क्या, इनको हम क्या करेंगे, इनमें जो कार्बन एटम आपके जो एग्जैक्टली मेंशन है, 3 कार्बन इसमें मेंशन है, ये आपके अल्काइल ग्रुप है। इसमें कितने कार्बन हैं हमें नहीं पता है। तो जो आपके कार्बोनिल ग्रुप के इधर उधर जो कार्बन आपके डिफाइंड हैं, वेल हैं, क्लियर हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनको उनकी नंबरिंग कर देंगे। तो इसमें हमने इसको 1 दे दिया है, ये ग्रीन हमने इसको ग्रीन मार्क किया है, 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए जब ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा 1 और 2, तो आपके ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। देख सकते हैं अगर ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है यहां से, तो ये CH2 और ये R, ये एक आपका बनाएगा, यहां पर ये आपका एक बनाएगा, ठीक है, एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। और अगर ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है, दूसरा बॉन्ड ब्रेक होता है, तो देखिए दूसरा जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर R' से CH2 है, तो ये वाला कार्बन जो है यहाँ पर इतना जो पोर्शन बचेगा, ये वाला इस बॉन्ड के ब्रेकिंग के बाद में, ये वाला जो है RC, ये आपका RC OH, यानी कि आपका इधर वाले पोर्शन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो इतना पोर्शन है, इससे आपका ये वाला बनता है। ये कब बनेगा, बाई क्लीवेज ऑफ C1 एंड C2 बॉन्ड, यानी कि ये आपका C1 था, ये आपका C2 था, इसके बीच में जो बॉन्ड है उसके ब्रेकिंग से ये और ये आपके प्रोडक्ट बनेंगे। नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, ठीक है। तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यानी कि C2 एंड C3, यानी कि C2C3 बॉन्ड ब्रेक होगा। तो C2C3 देख सकते हैं, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये आपका एक पार्ट होगा और एक इधर वाला पार्ट होगा। इस पार्ट में कितने कार्बन हैं जो कि वेल डिफाइंड है, एक कार्बन है। तो देख सकते हैं यहाँ पर R' के साथ में एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसमें कितने कार्बन है, डिफाइंड है, एक कार्बन है, ठीक है। इसमें आपका ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका एक आपका ये पार्ट बचेगा। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर 2 कार्बन वेल डिफाइंड है, तो अगला जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से बन जाएगा। और ये दोनों आपके जो लास्ट में प्रोडक्ट हैं नीचे लिखे हुए हैं, ये C2 और C3 बॉन्ड की ब्रेकिंग से बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, इसको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम्स में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका है केमिकल टेस्ट फॉर एल्डिहाइड इन कीटोन्स। तो एक चीज़ आपको क्लियर कर दें यहाँ पे कि ये आपका थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों बेसिस से इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से वॉच एंड लिसन करिएगा। सबसे पहला आपका टेस्ट है टॉलेंट टेस्ट। तो टॉलेंट टेस्ट में क्या होता है, टॉलेंट एजेंट को कार्बोनिक कंपाउंड से ट्रीट करते हैं तो आपका सिल्वर मिरर बनता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या क्या है ये आपको बता दें। सिल्वर मिरर का जो है कभी कभी प्रेसिपिटेट का कलर पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा ब्लैक पीपीटी हमेशा आता है, सिल्वर मिरर का ब्लैक पीपीटी आता है। अब देखिए सिल्वर का आता कहाँ से, टॉलेंट रीजेंट से आता है, ठीक है। टॉलेंट रीजेंट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते जाते हैं, उसमें एक ऐसी सिचुएशन आती है कि वो सोल्यूशन आपका क्या हो जाता है, पहले ब्लैक होता है, देन उसके बाद पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो जब ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन आपको क्लियर सोल्यूशन मिल जाता है तो वो आपका क्या होता है, टॉलेंट रिजल्ट होता है। तो इसको हम बोलते हैं किस नेम से, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, दूसरा नेम है इसका। ये आप ध्यान रखिएगा, टॉलेंट रिजेंट केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन्स को नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। और अगर इस रिएक्शन को हम ऐसे लिखें तब भी ये सही है, देख सकते हैं। दूसरा तरीका है एल्डिहाइड प्लस AgO। AgO जो है टॉलेंट रिजेंट का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर ये भी आपका एक रिएक्शन हो सकता है, या तो इसको लिखेंगे या तो इसको लिखेंगे जब आपसे ये पूछा जाता है किसी एग्जाम में या कहीं भी। और यहाँ भी आप देख सकते हैं Ag जो है ये सिल्वर मिरर है, इसका प्रेसिपिटेट आपका ब्लैक पीपीटी आता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक चीज बता दें आपको कि एल्डिहाइड जो है आपके, चाहे आपका एलिफैटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, दोनों ही आपके एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट जो है देते हैं, या टॉलेंट के लिए पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। आप देख सकते हैं एल्डिहाइड, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक बोथ एल्डिहाइड्स आर रिस्पॉन्ड टू द टॉलेंट टेस्ट, कीटोन्स डू नॉट रिस्पॉन्ड द टेस्ट। यानी कि जो कीटोन है, ध्यान रखने वाली बात है, ये कभी कभी आ जाता है
विच वन ऑफ द कंपाउंड डू नॉट गिव टॉलन टेस्ट, ठीक है, या फिर इनको कीटोन्स एंड एल्डिहाइड को डिफ्रेंशिएट करिए तो आपके पास सबसे अच्छा टेस्ट है टॉलन टेस्ट। इसको आप मेंशन कर सकते हैं आंसर्स में। तो ये ध्यान रखिएगा, एलिफैटिक या एरोमेटिक किसी भी तरह का एल्डिहाइड हो, इसमें आपका टॉलन टेस्ट उसका पॉसिबल होता है, यानी कि टॉलन टेस्ट वो देता है। बट जो आपका कीटोन है, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, किसी भी तरह का कीटोन आपका टॉलन टेस्ट परफॉर्म नहीं करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है। नेक्स्ट आपका है फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट में जैसे आपका टॉलन टेस्ट था वैसे ही है, इसमें फेलिंग सोल्यूशन एज रिजेंट यूज किया जाता है, जो कि एल्डिहाइड को क्या करता है, उसके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर देता है। और जो आपका टेस्ट ट्यूब है जहां भी इसको परफॉर्म करते हैं वहां पर रिजल्ट में रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है, जैसे टॉलन टेस्ट में ब्लैक पीपीटी आता है, ठीक है। तो बहुत केयरफुली इसको लर्न करिएगा। और जो आपका फेलिंग सोल्यूशन उसका कंपोजिशन ये होता है। अगर इसको हम दूसरी तरह से लिखना चाहें तो फेलिंग सोल्यूशन को CuO, ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म CuO है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये है आपको, जैसे कि टॉलन रिजेंट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये था, सिंपलेस्ट फॉर्म Ag2O था। तो एक ये भी रिएक्शन है जिसको आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रेड प्रेसिपिटेट आपका या रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आपका यहाँ पर फेलिंग सोल्यूशन के साथ में बनता है। अब बात आती है फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है। तो फेलिंग सोल्यूशन आपका दो सोल्यूशंस का मिक्सचर होता है, इक्वल अमाउंट। यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया है फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी, दोनों का जब इक्वल अमाउंट मिक्स किया जाता है तो आपका फेलिंग सोल्यूशन फॉर्म होता है। कभी कभी लैब्स में क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं एक ही सोल्यूशन उठा के टेस्ट करने लगते हैं, उनका टेस्ट नहीं आता है। वो इसीलिए नहीं आता है क्योंकि जब तक आप दोनों को उसमें नहीं मिक्स करेंगे तब तक टेस्ट नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ आपके ऐसे बॉटल्स होते हैं जिसमें A+B लिखा होता है, तो A+B का मतलब है वो ऑलरेडी पहले से मिक्सअप है, ठीक है। तो आपको केवल उसी सोल्यूशन का एक ही बार यूज करेंगे, दूसरा कोई सोल्यूशन उसमें नहीं डालना है। A+B अगर लिखा है तो एक बार उसको डालेंगे, बस टेस्ट आपका हो जाएगा, यानी कि परफॉर्म हो जाएगा। बट अगर किसी बॉटल पे फेलिंग सोल्यूशन ए लिखा है और आप उसको अगर यूज कर रहे हैं तो आपका टेस्ट नहीं देगा जब तक आप फेलिंग सोल्यूशन बी भी उसमें नहीं ऐड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिकल व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और थ्योरेटिकल व्यू से तो है ही है। तो यहाँ पर जो फेलिंग सोल्यूशन है वो दो सोल्यूशंस का मिक्सचर होता है, इन सोल्यूशंस का फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि फेलिंग सोल्यूशन ए क्या है, फेलिंग सोल्यूशन बी क्या है। तो देखते हैं यहाँ पे फेलिंग सोल्यूशन ए जो है आपका वो एक्व सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट का वाटर में सोल्यूशन बनता है उसका जो सोल्यूशन है आपका वो फेलिंग सोल्यूशन ए के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा है फेलिंग सोल्यूशन बी, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टर्टरेट, इसको रोसेले साल्ट भी बोलते हैं। तो मल्टीपल चॉइसेस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, मैंने एक यहाँ भी मेंशन किया है, एक यहाँ भी मेंशन किया है। और ये दोनों टेस्ट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही टेस्ट कीटोन नहीं देते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों तरह से इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है एक कि ये जो आपका फेलिंग टेस्ट था इससे रिलेटेड एक और नोटेबल पॉइंट है कि जो आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं वो फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड में आप कैसे डिफरेंस करेंगे, तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका है कि आप फेलिंग टेस्ट कर लें। फेलिंग टेस्ट आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा बट आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड दे देता है। और अगर टॉलन पे आप जाएंगे तो टॉलन आपका एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों दे देता है, तो वहां पे तो आप नहीं कर पाएंगे। बट जो आपका फेलिंग टेस्ट है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफैटिक एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट कर देता है, अलग अलग कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, रीजनल टाइप के क्वेश्चन आपसे इसे किया सकते हैं। थर्ड जो टेस्ट है आपका हैलोफॉर्म टेस्ट है। हैलोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, जो आपके मेथाइल कीटोन्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट CH3 ग्रुप आपका अटैच हो, C डबल बॉन्ड O ग्रुप से या फिर कार्बोनिल कार्बन से। तो यहाँ पर जो हैलोफॉर्म टेस्ट है उसमें मेथाइल कीटोन्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है हैलोफॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों इस टेस्ट को देते हैं, और वही एल्डिहाइड कीटोन आपके देते हैं जिसमें आपका मेथाइल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप से अटैच हो, यानी कि कार्बोनिल कार्बन से अटैच हो। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आपका ये कीटोन है,
इसमें ये आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है इस कार्बोनिल ग्रुप से, इस कार्बन को हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो ये आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। हैलोफॉर्म रिएक्शन में जो रीजेंट है वो आपका सोडियम हाइपोहैलाइड है। यहाँ पे X जो है हैलोजन आपका हो सकता है, कौन कौन सा, ClBr+I। क्लोरीन अगर है तो यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन है तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडीन है तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपके लिए इतना टफ नहीं है, तो ये आप अपने आप से समझ सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम हाइपोहैलाइड के प्रेजेंस में जब इसको हम ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्मेट बनता है, ठीक है, एक आपका साल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कि इसके करस्पॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, सोडियम एसीटेट से बोलेंगे। यहाँ पर जो आपका CH(X3) बना है इसे हम हैलोफॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे X को अगर रिप्लेस करते हैं Cl से तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, Br से अगर करते हैं तो ब्रोमोफॉर्म यहाँ लिख सकते हैं, आयोडीन से अगर X रिप्लेस हो रहा है तो आयोडोफॉर्म हो सकता है। तो कभी कभी एग्जाम्स में आयोडोफॉर्म रिएक्शन पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा ये आपको एक फॉर्मेट लर्न रखना है, और आपसे ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म रिएक्शन कोई भी पूछा जाए तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है कीटोन का ही है। जो आपका ऑक्सीडेशन होता है हैलोफॉर्म में, वो डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता है। देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम हाइपोहैलाइड के प्रेजेंस में इसको हमने ट्रीट किया, यहाँ पर सोडियम साल्ट बन गया करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का, और साथ में हैलोफॉर्म भी बन गया। तो ये आपके जो कीटोन हैं, एटलीस्ट कम से कम एक आपका मिथाइल ग्रुप होना चाहिए जो आपका कार्बोनिल कार्बन है उससे अटैच होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं एल्डिहाइड पर। ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड में भी देख सकते हैं यहाँ पर जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप ये कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है या कार्बोनिल कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पर ये भी आपका हैलोफॉर्म टेस्ट देगा, सोडियम हाइपोब्रोमाइड के हैलाइड के प्रेजेंस में ये आपका सोडियम फॉर्मेट बनाएगा और आपका हैलोफॉर्म बनाएगा। अब एक चीज यहाँ पर और बता दें आपको कि कभी कभी क्या होता है, सोडियम हाइपोहैलाइड न देकर NaOH(X2) लिख देते हैं केमिकल रिएक्शंस में। देखिए यहाँ पर सोडियम हाइपोहैलाइड को हम NaOH+X2 यानी कि डाई हैलोजन प्लस NaOH से रिप्लेस कर सकते हैं। सोडियम हाइपोहैलाइड को हम ये भी लिख सकते हैं NaOH+X2। तो कभी कभी क्या होता है जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें NaOX नहीं लिखते हैं, सोडियम हाइपोहैलाइड नहीं लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस X2 लिख देते हैं। तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, पहचान नहीं पाते हैं लोग कि हैलोफॉर्म रिएक्शन ही है। तो यहाँ पर ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि सोडियम हाइपोहैलाइड जो है वो इसके बाद बनता है, ठीक है। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाई हैलोजन में आपका Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, तो उन्हीं के करस्पॉन्डिंग सोडियम हाइपोहैलाइड बनता है। तो कभी कभी ये उससे रिप्लेस हो जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर आपको ये लर्न है कि ये और ये दोनों एक ही बात है तो आपको आसान हो जाएगा कि हैलोफॉर्म टेस्ट कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर जो आपके नेम्ड रिएक्शन है, जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उसमें आपको यही इम्पॉर्टेंटली लर्न रखना होता है कि उसमें रीजेंट कौन सा यूज किया गया, क्योंकि रीजेंट के बेस पर ही आप इन रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका एक नोटेबल पॉइंट है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन को मिथाइल कीटोन या आपका CH3CO इस ग्रुप को डिटेक्ट करने में भी यूज किया जाता है। तो ये आपका मल्टीपल चॉइसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका केमिकल टेस्ट था, थर्ड केमिकल टेस्ट था, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए किया जाता है। और इससे पहले जो हमने टेस्ट आपको बताए हैं, जो आपके टॉलिन और फेलिंग रहे थे, तो उससे आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनसे, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट भी करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को। तो बहुत अच्छे से इनको लर्न रखिएगा। और अभी आपको वर्कशीट मिलेगी जिसको आपको सॉल्व करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने का जो बेल आइकन है उसे भी हिट करें, ताकि हमारा जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे।